भीमराव अंबेडकर जी ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि हर किसी को फॉलो करना पड़ेगा। वुमेन को इंडिपेंडेंस नहीं देनी चाहिए। वुमेन हमेशा हस्बैंड, पापा या फिर बेटे के अंदर ही, और शरीयत एक्ट के बाद ट्रिपल तलाक देने के बाद इदात पीरियड के बाद वो अपने वाइफ को मेंटेनेंस नहीं दे सकता। ट्रिपल तलाक तलाक विदा के तहत उस समय से एक्चुअली लागू हो गया। देखिए, इंडिया में दो टाइप के लॉ चलते हैं। एक क्रिमिनल लॉ जिसमें किसी का रेप हुआ, मर्डर हुआ, किसी ने किसी को धमकी दिया या फिर मारपीट हुई। दूसरा जो सिविल लॉ जिसके अंदर मैरिज, डिवोर्स या फिर प्रॉपर्टी से रिलेटेड सारे लॉ होते हैं। ये जो क्रिमिनल लॉ होता है ये आईपीसी और सीआरपीसी के तहत पुलिस और जो जुडिशियरी होती है वो हैंडल करती है, और ये लॉ सारे रिलीजन, सारे कास्ट पे सेम लागू होता है, किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं। लेकिन ये जो सिविल लॉ है, प्रॉब्लम यहीं पे खड़ी हो जाती है। ये सिविल लॉ सारे रिलीजन और कास्ट के लिए अपने अपने हिसाब से बनाए हुए हैं और कॉन्स्टिट्यूशन भी इसकी राइट्स डायरेक्टली देता है, पर यूसीसी बात करता है इक्वालिटी की, स्पेशली जेंडर इक्वालिटी की। अलग अलग रिलीजन में जेंडर को, मेल और फीमेल को अलग अलग तरीके से राइट्स दिए हैं, पर यूसीसी दोनों को इक्वल राइट्स देने की बात करता है, और यहीं पे रिलीजन और यूसीसी के बीच ओवरलैप हो जाता है और प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। और बहुत सारे वुमेन का हर रिलीजन में मानना यह है कि उनको इक्वल राइट्स नहीं मिलती मैन के कंपैरिजन में। तो वो हमेशा बोलती है कि क्योंकि पॉपुलेशन में 50% कंट्रीब्यूशन वुमेन का भी है, तो उनका भी इक्वल राइट होना चाहिए जितना राइट मैन का है। और यहीं से कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड का। इंडिया में जब ब्रिटिश राज कर रहे थे तो उन्होंने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को रिलीजन के हिसाब से देखा और 1937 में मुस्लिम पर्सनल लॉ बनाया। मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एक्ट के नाम से भी जाना जाता है, और इसके अंदर मुस्लिम्स के सारे सिविल लॉ जैसे मैरिज हुआ, डिवोर्स हुआ या फिर प्रॉपर्टी में वुमेन को किस तरीके का, मैन को किस तरीके का अधिकार मिलेगा, ये सारा चीज शरीयत लॉ ही गवर्न करता था। और शरीयत लॉ के अंदर ही आता है ट्रिपल तलाक। अगर कोई मैन 3 बार तलाक वुमेन को दे दिया तो तलाक हो जाएगा। और जो मैन है पॉलीगैमी यानी 2, 3, 4 शादियां कर सकता है, पर यह छूट वुमेन को नहीं दी गई थी। इसी के कारण मुस्लिम वुमेन के अंदर ये भावना उपरने लगी। एक्चुअली ट्रिपल तलाक का कॉन्सेप्ट आप अगर कुरान के सूरा अल बकरा के लेसन 2 वर्स 229 और 230 में अगर आप देखेंगे तो वहाँ ये बताया गया है कि अगर किसी को तलाक लेना है तो पहला बार जब वो तलाक बोलेगा तो दूसरे बार में लगभग 1 मंथ का गैप होगा, यानी उसके बीच वो पीरियड रहेगा कि अगर मैन सुलह करना चाहता है तो वो सुलह भी कर सकता है। लेकिन थर्ड टाइम तलाक को निषेध किया गया है। लेकिन अगर किसी ने थर्ड टाइम तलाक 1 मंथ के गैप के बाद बोल दिया तो वो ऑफिशियल तलाक हो जाता है और इसके बाद सेपरेट हो जाते हैं। इसको कुरान के अंदर कंडेम किया गया है कि तलाक एट द एंड स्टेज है, जब कोई भी ऑप्शन ना हो तब लेना चाहिए। बट ये भी बोला गया है कि अगर तलाक होता है तो वुमेन और मैन को म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ दोनों के रेस्पेक्ट को नजर में रखते हुए ही ये डिसीजन लेना चाहिए। पर ट्रिपल तलाक का कॉन्सेप्ट डायरेक्टली कुरान में नहीं मिलता। ये जब इस्लाम फैल रहा था तो इस्लाम के सेकंड कैलिफ उमर फारूक के रीन में इस्लाम सबसे ज्यादा फैला, तो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट लाया तलाके विदा। विदा का मतलब होता है इनोवेशन, यानी उन्होंने कुछ नया कॉन्सेप्ट किया। जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा था उस वक्त बहुत सारे लोग इस ट्रिपल तलाक के कॉन्सेप्ट को गलत तरीके से ले रहे थे और एक साथ ट्रिपल तलाक बोल देते थे। इससे प्रॉब्लम ये होता था कि वुमेन को सफर करना पड़ता था। तो उमर ने ये डिसीजन लिया कि वो इस पर रिगरस पनिशमेंट रखेंगे और ट्रिपल तलाक को अगर लीगल कर देते हैं तो लोग 3 बार तलाक बोलने में डरेंगे और इससे वुमेन को ही सेफ्टी मिलेगा। और ट्रिपल तलाक तलाक विदा के तहत उस समय से एक्चुअली लागू हो गया। और इसके बाद ऑप्शन ये था कि अगर कोई तलाक लेता है तो पति पत्नी वो दूसरे किसी और से शादी कर सकते हैं, और अगर पत्नी किसी और से शादी करती है और बाई चांस उसके साथ कंपेटेबल नहीं है, मेल मिलाप अच्छा नहीं है या फिर पति का डेथ हो जाता है, उसके बाद अगर पहला पति चाहता है कि उससे शादी करे तो दोनों के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ वो वापस से फर्स्ट पति के पास जा सकती है। और इसी कॉन्सेप्ट को एक्चुअली हलाला कहा गया है। ये ऐसा नहीं है कि जिसको जब मन तब हलाला कर दे, ये प्रॉपर प्रोसेस है जिसमें दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। पर हाँ, ये कॉन्सेप्ट एक है कि जो तलाक है वो सिर्फ मर्द ही दे सकता है, वुमेन नहीं दे सकती है। मैंने पर्सनली जब कुछ इमाम से बात की तो उन्होंने ये कहा कि निकाह के वक्त अगर मर्द को पूछा जाए कि वुमेन तलाक देती है तो आप राजी होंगे या नहीं, और अगर वो हाँ कह देता है तब जाके वुमेन भी तलाक दे सकती है। पॉलीगैमी को भी अगर आप देखेंगे तो उसमें यह बताया गया है कि कुरान के सूरा अल निसा के लेसन 4 वर्स 3 में बोला गया है कि एक मर्द 2, 3 या फिर 4 शादियां तक कर सकता है, लेकिन सारे को इकोनॉमिकली, फिजिकली और मेंटली सेटिस्फाई रखना
होगा। और वो कंडीशन ऐसा रखा गया है कि अगर कोई वुमेन के ऊपर प्रताड़ना हो रही हो, समाज में उसका रेस्पेक्ट नहीं मिल रहा हो, तो फर्स्ट पत्नी से ऑर्डर लेके और समाज का राजी होकर ही वो 2-3-4 शादियां कर सकता है, अपने एंटरटेनमेंट या फिर मौज के लिए नहीं कर सकता है। अगर ऐसा करेगा तो वो गलत है। इसीलिए कुरान के ही लेसन 4 के वर्स 129 में ये भी कहा गया है कि एक आदमी हर किसी को सेटिस्फाइड नहीं रख सकता है, इसलिए बेटर है कि एक ही शादियां करे और उसको ही सेटिस्फाई रखे। पर जो भी हो, ट्रिपल तलाक और पोलीगेमी जैसे कॉन्सेप्ट अभी भी चल रहे हैं। इसीलिए 2011 में भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, जिसके फाउंडर जाकिया सोमान और को फाउंडर नूरजहां सोफिया नियाज थी। ये ऑर्गेनाइजेशन ट्रिपल तलाक और पोलीगेमी को डायरेक्ट कंडेम करता है और इसका अपोज करता है। इनफैक्ट जो को फाउंडर नूरजहां है वो तो बुर्का तक को कंडेम करती है और बोलती है कि ये वुमेन के इंडिपेंडेंस को ही छीन लेता है। और देखते ही देखते 2016 के अंदर इंडिया के 15 स्टेट से लगभग 1 लाख लोग इसके साथ जुड़ गए। उन्होंने एक सर्वे किया 4000 लोगों के साथ 10 स्टेट में, और ये पाया कि लगभग 82% मुस्लिम वुमेन के पास कोई प्रॉपर्टी ही नहीं है और 78% वुमेन तो होम मेकर है जिनके पास कोई इनकम ही नहीं है। और शरीयत के हिसाब से वुमेन के पास प्रॉपर्टी राइट्स ऑलरेडी है, तो ये तो शरीयत के अगेंस्ट में ही जाना हो गया। अगर आप देखेंगे तो कुरान के ही सूरा अल-निसा के लेसन 4 वर्स 7 में ये बोला गया है कि जितना हक मर्द का प्रॉपर्टी पे है उतना ही हक वुमेन का भी है। सेम कॉन्सेप्ट आप अगर वर्स 11 में देखेंगे तो यहाँ देख सकते हैं इसमें किस तरीके से वुमेन को भी प्रॉपर्टी में राइट्स मिला है। 1/4 कहीं पे है, कहीं पे सन को 2 टाइम्स है तो गर्ल्स को 1 टाइम्स है। तो ये कॉन्सेप्ट इसलिए है कि उस समय जो बॉयज हुआ करते थे वो ज्यादा सिचुएशन को हैंडल करते थे। सेम चीज आप अगर 12 वर्स में देखेंगे तो इस तरीके से कुछ दिया हुआ है कि किस तरीके से प्रॉपर्टी राइट है। और वर्स 32 में ये बोला गया है कि मर्द जो कमाता है उसमें मर्द का अधिकार है और वुमेन जो कमाती है उसमें वुमेन का अधिकार है। यानी कहीं ना कहीं वुमेन को फ्रीडम दिया गया है, पर एक्चुअली ये चीज अप्लाई ही नहीं होता है। इनफैक्ट BMMA के मुताबिक 95.5% पुअर मुस्लिम वुमेन को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बारे में तो मालूम ही नहीं है। और 10 में से 6 जो डिवोर्स हुए थे वो डिवोर्स यूनिलैटरल थे, यानी वुमेन राजी नहीं थी, सिर्फ मेन राजी थे और उनके बेसिस पे ही उनको डिवोर्स दे दिया गया। हालांकि शरीयत लॉ में ऐसा नहीं है, राजी दोनों की तरफ से ही होना पड़ेगा। और 92% मुस्लिम वुमेन ही इस ट्रिपल तलाक को कॉन्डेम करती है। और एक सर्वे किया गया 117 वुमेन के साथ, जहां ये रिवील हुआ कि 54% हस्बैंड तुरंत शादी कर लेते हैं शादी के कुछ दिनों बाद ही, जहां पे सफर वुमेन को करना पड़ता है। और 80% वुमेन को एक्चुअली उनका मेंटेनेंस का खर्चा भी नहीं होता और वो सफर कर रही होती है। ये सारे चीजों को BMMA ने एनालाइज किया और बहुत ज्यादा गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाया, इसीलिए 2019 में ट्रिपल तलाक को इलीगल कर दिया गया। एक्चुअली ये जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन था ये 1927 के ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस से काफी ज्यादा प्रभावित था। उस वक्त वुमेन को राइट्स नहीं मिलते थे, इसीलिए मार्गरीटा कजिन्स ने 1927 में बॉम्बे के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन फाउंड किया जो वुमेन के हक के लिए लड़े और उनको एजुकेशन, उनको शिक्षा मिले ताकि वुमेन भी आगे बढ़ सके, उसके लिए था। ये ऑर्गेनाइजेशन फोकस तो हर वुमेन पे करता था, पर स्पेशली हिंदुइज्म पे ज्यादा था, क्योंकि उस समय मैरिज राइट्स, प्रॉपर्टी राइट्स में हिंदुइज्म में वुमेन्स को कोई भी दर्जा नहीं दिया गया था। इनफैक्ट प्रॉपर्टी में तो कुछ भी नहीं मिलता था उन्हें। काम इतना जोर शोर से चला कि 1929 में चाइल्ड मैरिज को ही बैन कर दिया गया और गर्ल्स की एज 14 ईयर्स रखी गई और बॉयज की 18 ईयर्स, ताकि गर्ल्स भी पढ़ाई कर सके और आगे बढ़ सके, सिर्फ शादी करे और प्रॉपर्टी में कोई राइट्स ना हो, ऐसा ना हो। इसके बाद 1937 में हिंदू वुमेन राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट लाया गया, जिसमें अगर किसी औरत के पति का डेथ हो जाता है और वो विडो होती है तो उसके पति के प्रॉपर्टी में हक जो होगा वो विडो का भी होगा। इनफैक्ट एंशिएंट टाइम में वुमेन को प्रॉपर्टी में तो हक छोड़िए, जब वो विडो होते थे तो उनको सती कर दिया जाता था। एक्चुअली कॉन्सेप्ट ये है कि माता सती शिवा की पत्नी थी और जब वो मायके गई थी तो उनके पापा ने शिवा के बारे में बहुत ज्यादा इंसल्ट किया। वो इंसल्ट वो सह नहीं पाई और पति के प्रेम में उन्होंने खुद को आग में झोंक दिया और वो सती हो गई। और इसी कॉन्सेप्ट को बाद में चल के गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया और ऐसा माना गया कि जिसका पति मर जाता है उसे भी आग में जल जाना चाहिए। एक्चुअली आप जब महाभारत के आदि पर्व कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे उसमें पता चलेगा कि पांडु की 2 वाइफ थी। जब पांडु की डेथ हुई तो सेकेंड वाइफ माद्री ने पांडु के चिता में ही अपने आप को जलाने के लिए सोच लिया, यानी ये उनका डिसीजन था। और जो पहली वाइफ कुंती थी उन्होंने खुद को सती नहीं बनाया, यानी ये डिसीजन उनका ही होता था, वुमेन का ही होता था कि उनको सती होना है या नहीं। समाज उन पर कोई भी प्रेशर क्रिएट
नहीं कर सकता था। पर हाँ, इस सती प्रथा को 1829 में राजा राम मोहन रॉय के एफर्ट से एबोलिश कर दिया गया। वापस से हम AIWC पे आते हैं। जब 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाया गया, उसमें भी इन्वॉल्वमेंट इन लोगों का वुमेन्स का था। इनफैक्ट 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट में भी काफी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट AIWC के वुमेन्स ने दिया था। इंडिया के आजादी में भी बहुत इन्वॉल्वमेंट था वुमेन का। और जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, उसके अंदर भी वुमेन्स को काफी ज्यादा राइट्स दिए गए थे। और वोटिंग राइट्स पहली बार जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसमें दिए गए कि 18+ एज के बाद वुमेन के पास भी सेम अधिकार होगा वोट का जो कि मेन के पास है। और पार्लियामेंट में भी वुमेन के लिए कुछ स्पेशल रिजर्व सीट रखी गई। 1955 के अंदर हिंदू मैरिज एक्ट लाया गया, जिसमें शादी किस तरीके से करना है, डिवोर्स कैसे करना है, उसको एक एग्रीमेंट बना दिया गया और उसके बेसिस पे ही हिंदू को चलना पड़ेगा, ऐसा कहा गया। और हिंदुइज्म में भी उस वक्त तक पॉलीगैमी अलाउ था, तो उस पॉलीगैमी को बैन करके मोनोगैमी को लाया गया कि मर्द सिर्फ एक ही शादी कर सकता है। और यही कॉन्सेप्ट शरीयत लॉ में मैच नहीं करता है और UCC पे जाके यही पे प्रॉब्लम क्रिएट होता है। यानी वुमेन्स को कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंस मिली। पर आप मनुस्मृति के लेसन 9 यहाँ देख सकते हैं कि वुमेन्स को इंडिपेंडेंस नहीं देनी चाहिए, वुमेन हमेशा हस्बैंड, पापा या फिर बेटे के अंदर ही रहनी चाहिए, इस तरीके का कॉन्सेप्ट था। इसके बाद 1956 में हिंदू सक्सेशन एक्ट लाया गया, जिसमें वुमेन को प्रॉपर्टी में भी राइट्स मिलना चालू हुआ। आप अगर देखेंगे तो ये यज्ञवल्क्य स्मृति के लेसन 2 श्लोक 113 से लेकर 118 तक में वुमेन के इनहेरिटेंस के बारे में बताया गया है, जिसमें यह बोला गया है कि अगर अनमेरिड डॉटर है तो उसको कुछ प्रॉपर्टी मिल सकता है, अगर कोई सन नहीं है तो। और बेटा अगर प्रेजेंट नहीं है, उसमें ही माँ को या फिर बेटी को अधिकार मिल सकता है प्रॉपर्टी के अंदर। और एक उस समय कॉन्सेप्ट अप्लाई हुआ था स्त्री धन। ये वो था जब वुमेन की शादी होती थी तो मायका से कुछ प्रॉपर्टी मिलता था और पति कुछ प्रॉपर्टी देता था, वही प्रॉपर्टी को उनका हक होगा, बाकी किसी पे भी उनको हक नहीं दिया गया था। और 1956 के सक्सेशन एक्ट से उन्हें यह अधिकार मिला। और बाद में चल के 2005 आते आते हिंदूज के अंदर डॉटर और सन को इक्वल प्रॉपर्टी मिलेगी और डॉटर और सन दोनों ही बराबर है, ऐसा एक कॉन्सेप्ट लाया गया। पर शरीयत एक्ट के खिलाफ मुस्लिम वुमेन्स की आवाज कब उठने लगी पता है? शाहबानो केस के बाद। 1932 के अंदर शाहबानो शादी करती है मोहम्मद अहमद खान से। 43 इयर्स के रिलेशनशिप के बाद मोहम्मद अहमद खान अपने वाइफ शाहबानो को डिवोर्स दे देता है, ट्रिपल तलाक यानी तलाक विदा के कॉन्सेप्ट से। इसके बाद उनकी एज 63 हो चुकी थी और वो खुद को मेंटेन नहीं कर पा रही थी और सोसाइटी भी उनको मेंटेन नहीं कर रहा था। इसीलिए शाहबानो लोकल कोर्ट में जाकर केस करती है कि उनको मेंटेनेंस का खर्च दिया जाए। और लोकल कोर्ट ने उनको 25 रुपीज़ का मेंटेनेंस का खर्च देना चालू किया, यानी उनके पति को ऑर्डर दिया। पर शाहबानो 25 रुपीज़ से डिससेटिस्फाइड होकर मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल करती है सेक्शन 125 के तहत, जो ये बोलता है कि इक्वल राइट्स फॉर ऑल इंडियन सिटीजन ये रिलीजन के एबव था। इसके बाद हाई कोर्ट ये बोलता है अहमद को कि तुमको मेंटेनेंस के लिए 179 रुपीज़ देना पड़ेगा। इससे अहमद इस बार डिससेटिस्फाइड हो जाता है और वो सुप्रीम कोर्ट में इस डिसीजन को चैलेंज कर देता है। सुप्रीम कोर्ट में जब हियरिंग होती है तो अहमद ये बोलता है कि क्योंकि वो मुस्लिम है और उन पर शरीयत लॉ लागू होता है और शरीयत एक्ट के बाद ट्रिपल तलाक देने के बाद इदात पीरियड के बाद वो अपने वाइफ को मेंटेनेंस नहीं दे सकता। इदात पीरियड एक्चुअली 3 महीने का पीरियड होता है, जिसमें मैन अपने वुमन को यानी जिससे डिवोर्स लिया है उसको कुछ हद तक पैसा दे सकता है, उसका मेंटेन कर सकता है। इसके बाद पर वो मेंटेन नहीं कर सकता है। पर एट द एंड 1985 में वाईवी चंद्रचूड़ के ऋण में सुप्रीम कोर्ट ये डिसीजन सुनाता है अहमद को मेंटेनेंस का खर्चा उठाना पड़ेगा शाहबानो का, क्योंकि उसका सपोर्ट करने के लिए भी कोई नहीं है। इसके बाद पूरे देश में हंगामा मच जाता है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पूरा हंगामा कर देती है और गवर्नमेंट पर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। तो फाइनली 1986 के अंदर राजीव गांधी एक लॉ पास करते हैं जिसका नाम होता है मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट। इस एक्ट के तहत जो भी मुस्लिम वुमन है, अगर उसका डिवोर्स होता है तो इदात पीरियड के ही समय में जो हस्बैंड है उसका मेंटेनेंस का खर्चा उठाएगा। इसके बाद का जो खर्चा होगा उसके रिलेटिव्स या फिर उनके फैमिली को उठाना पड़ेगा। और अगर उसका फैमिली या फिर रिलेटिव समर्थ नहीं है उसका खर्चा उठाने में, तो जो स्टेट का वक्फ बोर्ड है वो खर्चा वक्फ बोर्ड उठाएगा। इसके बाद डेनियल लतीफ इस एक्ट को चैलेंज करते हैं और वो बोलते हैं कि ये जो एक्ट है ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है और आर्टिकल 14, 15 और 21 को वायोलेट करता है। और इसके बाद ये केस कंटिन्यू चलता है। 2001 में इस डेनियल लतीफ केस का रिजल्ट ये आता है कि ये एक्ट आर्टिकल 14, 15 और 21 को वायोलेट नहीं करता है। पर अगर ट्रिपल तलाक के माध्यम से तलाक होता है
तो उसके बाद का मेंटेनेंस का खर्चा भी जो हस्बैंड होगा उसको उठाना पड़ेगा, ताकि जो वुमन है उसका रेस्पेक्ट बना रहे और वो अच्छे से अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर पाए। लेकिन ये सारा का सारा काम इदात पीरियड यानी 3 महीने के अंदर ही हस्बैंड को करके देना पड़ेगा। और ये एकदम से गेम चेंजिंग हो चुका था। इसके बाद से मुस्लिम महिलाओं में ये क्रांति आ गई थी कि उन्हें इक्वालिटी चाहिए, और वो भी डायरेक्टली यूसीसी पे जोर तो नहीं, पर राइट टू इक्वालिटी, ट्रिपल तलाक हटाना, पॉलीगैमी को हटाना और हर जगह इक्वालिटी मिलना, उस पे जोर दे रही थी। और इसीलिए बाद में गवर्नमेंट चल के इस यूसीसी बिल को पार्लियामेंट के अंदर लाती है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये यूसीसी बिल कोई नया नहीं था। एक्चुअली 1948 में ही जब कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो रहा था उस वक्त इस लॉ को प्रपोज किया गया था, बट हाँ इसे इंप्लीमेंट नहीं किया गया था, और उस वक्त आर्टिकल 35 के ड्राफ्ट में इसे रखा गया था। यहाँ आप ये देख सकते हैं 23 नवंबर 1948 की असेंबली के अंदर जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उसका ड्राफ्ट है। यहाँ देखिए हुसैन इमाम ने ये कहा कि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, और इस डाइवर्स कंट्री के अंदर आप अगर देखेंगे तो असम, एक्चुअली असम उस समय डिवाइड नहीं हुआ था, तो मेघालय हुआ, नागालैंड हुआ, मिजोरम हुआ, अरुणाचल हुआ, ये सारे एक में था। असम के अंदर बहुत ज्यादा बारिश होती है, पर राजस्थान के अंदर बहुत ज्यादा धूप पड़ता है। इंडिया के नॉर्दर्न साइड में बहुत ठंडी होती है, तो साउदर्न पार्ट में बहुत गर्मी होती है। और इंडिया के हर पॉइंट पे कल्चर डिफरेंट होता है। अगर आप यूनिफॉर्म लॉ ला देंगे तो उन सारे लोगों को वायलेट करना पड़ेगा। इनफैक्ट झारखंड के अंदर भी शेड्यूल एरिया में और सांथल पारगनास एरिया में जो स्पेशल प्रोटेक्शन दिए गए हैं, फिर उसका क्या होगा। और आर्टिकल 19, क्योंकि ऑलरेडी 1937 में शरीयत लॉ आ चुका था, तो कहीं ना कहीं ये यूसीसी उसे भी वायलेट करेगा। इंडिया में अभी यूसीसी लाना सही नहीं होगा। जब इंडिया में एजुकेशन काफी अच्छा हो, इंडिया एडवांस हो जाएगा और हर लोग अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे, वो वक्त सही होगा यूसीसी लाने के लिए। इसीलिए अभी इसको ना किया जाए। इसके रिप्लाई में के मुंशी ने कहा कि यूसीसी की बात ये पहली बार नहीं हो रही है, बहुत बार हो चुकी है, और कभी भी आर्टिकल 19 को ये यूसीसी वायलेट नहीं करता है। उन्होंने कहा कि ये कभी भी शरिया लॉ जब पास हुआ था उस वक्त भी खोजस और कुची ममस मुस्लिम जो थे वो एक्चुअली शरीयत लॉ से डिससेटिस्फाइड है। आप यहाँ ये मनु और यजनिका के कॉन्सेप्ट को देखिए, इसको भी हटाया गया क्योंकि ये सोसाइटी में फिट नहीं बैठ रहा था। हम लोग अभी इस स्टेज पे हैं जहाँ रिलीजियस प्रैक्टिस को एक तरफ करके यूनाइट होने की जरूरत है। आप देखिए हिंदू लोग के अंदर ही बंगाल में दयाभंगा लो चलता है, मायायुक दूसरे पार्ट के इंडिया में चलता है, फिर मिथारकशा लो इंडिया के दूसरे पार्ट में चलता है, और हिंदूस में ही अलग अलग लो हैं। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वुमेन को कभी इक्वलिटी मिल ही नहीं सकती है। इनफैक्ट आप अगर कुछ मुस्लिम कंट्रीज में भी देखेंगे जैसे टर्की, इजिप्ट, इसमें पर्सनल लॉ इतने होली नहीं है कि उनमें रिफॉर्म ना हो। पूरे लाइफ पे रिलीजन का कंट्रोल नहीं हो सकता। सोशल और लीगल सिस्टम को मॉडर्न और यूनाइटेड करना होगा। पर्सनल लॉ माइनॉरिटी पर जुल्म नहीं बल्कि मॉडर्न बनने का जरूरी तरीका है। और इस तरीके से उन्होंने काउंटर किया और बताया कि कितना इंपॉर्टेंट है यूनिफॉर्म सिविल कोड इंडिया को एक बनाने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। वापस से अल्लादी आयनगर ने इसके रेफरेंस में कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड रिलीजन पे अटैक नहीं बल्कि सिर्फ एक नेशनल सिविल आइडेंटिटी है, स्टेब्लिश करने की बात करता है। ये लॉ रिलीजन का नहीं है, ये सिटीजनशिप का लॉ है। ये सभी सिविल मैटर को हैंडल करता है। उन्होंने कहा कि इनहेरिटेंस, मैरिज, प्रॉपर्टी जैसे इशू लोगों को डिवाइड करते हैं, उनको यूनिफाई करना जरूरी है। इंडिया के लोग अलग अलग कस्टम फॉलो करते आए हैं। यूसीसी इन डिफरेंस को हटा के मेल मिलाप लाता है। आप देख सकते हैं कि 1948 में ही किस तरीके से लोगों के अंदर ये थी कि उसी वक्त यूसीसी लाना है, बट कुछ कारण से नहीं आया। इसके बाद भीमराव अंबेडकर जी ने कहा कि इंडिया में पहले से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड है, जैसे क्रिमिनल लॉ, आईपीसी, सीआरपीसी और प्रॉपर्टी लॉ, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ये पूरा देश में अप्लाई होता है। सिर्फ 2 एरिया रिमेनिंग है, मैरिज और सक्सेशन, और भीमराव अंबेडकर इसी गैप को बस फिल करना चाहते हैं और यही सिर्फ मकसद है। कुछ लोगों का कहना है कि शरीयत को बदला नहीं जा सकता, पर भीमराव अंबेडकर के हिसाब से ऐसा नहीं है। आप अगर देखेंगे तो अंबेडकर साहब कहते हैं कि 1935 तक नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में मुस्लिम के लिए शरीयत लॉ लागू नहीं था। वहाँ सक्सेशन और दूसरे मैटर में हिंदू लॉ फॉलो होता था। 1937 के बाद शरीयत लॉ को इम्प्लीमेंट किया गया, इसके बाद वहां लागू हुआ। इनफैक्ट एमपी के कुछ प्रोविंस, यूनाइटेड प्रोविंस, बॉम्बे प्रोविंस में मुस्लिम पर सक्सेशन के मामले में हिंदू लॉ ही लागू किया जाता था, और 1937 के बाद ही चेंज आया। नॉर्थ मालाबार में भी मारू माकातम लॉ यानी मैट्रियार्की फॉर्म सिर्फ हिंदू पे नहीं बल्कि मुस्लिम पे भी अप्लाई होता था। भीमराव अंबेडकर जी ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि हर किसी को फॉलो करना पड़ेगा। जिस स्टेट को मन होगा वही इसे कर सकता है। इनफैक्ट शरीयत लॉ भी जब आया था उस वक्त मुस्लिम लोगों को भी एफिडेविट देकर ये बोलना पड़ता था कि वो शरीयत लॉ को खुद पे लागू करवाना चाहते हैं, और उसके बाद से भी सक्सेसर पे ये लागू होता था। और वही मॉडल यूसीसी के लिए पॉसिबल है, इसमें कोई जबरदस्ती नहीं। अगर कोई यूसीसी को फॉलो नहीं करना चाहता है कोई
प्रॉब्लम नहीं, जिसको फॉलो करना है वो इस तरीके से फॉलो कर सकता है। यानी 1948 असेंबली के डिबेट से ये पता चलता है यूसीसी हर किसी पे लागू नहीं होगा, जो अप्लाई करना चाहता है वो कर सकता है। इसीलिए आप देखेंगे तो 1962 में नागालैंड जब असम से डिवाइड होकर बना था तो उन्हें एक स्पेशल राइट दी गई थी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, आर्टिकल 371A, क्योंकि नागालैंड के अंदर कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस हैं जो उनके क्लेम करते हैं। जैसे कुछ क्लेम के अंदर कुछ प्रॉपर्टी लड़कियों को नहीं मिल सकती और कुछ में लड़कियों का हिस्सा है, और ज्यादातर क्लेम में ऐसा है कम्युनिटी प्रॉपर्टी को ओन करती है। और बहुत सारे क्लेम के अंदर ऐसा होता है कि पॉलीगैमी अलाउ है, इसको नहीं चेंज किया जा सकता क्योंकि ऑलरेडी उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स मिला हुआ है। और अगर नागालैंड के अंदर किसी लॉ में चेंजेस लाना है तो वहां के नागालैंड ऑटोनोमस काउंसिल से परमिशन लेनी होगी। जब वो परमिशन देंगे तब जाके वहां पे कोई लॉ एप्लीकेबल होगा। इनफैक्ट आर्टिकल 371G सेम कॉन्सेप्ट मिजोरम पे लागू होता है। इनफैक्ट आज की डेट में आप देखेंगे तो मिजोरम इंडिया का सबसे लिटरेट देश है, जहां की लिटरेसी 100% हो चुकी है। असम के कुछ पार्ट, डिमा हसाओ, कार्बी एंग्लोंग और बोरोलैंड में 6th शेड्यूल भी लागू होता है, और मेघालय के कुछ पोर्शन में भी लागू होता है। इसमें मैरिज से हुआ, डिवोर्स से हुआ या फिर इनहेरिटेंस से हुआ, वहां के कुछ ऑटोनोमस काउंसिल मिलकर इन छोटे छोटे मुद्दों पे अपना डिसीजन ले सकते हैं। इसके बाद गवर्नमेंट डिसीजन कर सकते हैं, बट डायरेक्ट गवर्नमेंट इसमें इंटरफेयर भी नहीं कर सकती है। इसीलिए आप अगर देखेंगे तो असम के अंदर जो ट्राइबल बेल्ट की एरिया है उसमें बाहर से कोई आके जमीन नहीं खरीद सकता, वो जमीन सिर्फ ट्राइबल लोग खरीद सकते हैं, और ये राइट कॉन्स्टिट्यूशन में ही 6th शेड्यूल के तहत उन्हें मिला हुआ है। और ऑलरेडी आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड ये बोलता है कि किसी पे भी कोई जबरदस्ती नहीं है। तो भविष्य में चलकर अगर कोई बोलता है कि मुझे यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉलो करना है तो वो इसमें आ सकता है, और अगर किसी को नहीं करना तो वो नहीं आ सकता है। पर हाँ, अगर गवर्नमेंट जबरदस्ती हर किसी पे थोपना चाहे तो ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने हर किसी को अपना अपना राइट दिया है। पर हमें ये भी देखना होगा कि जेंडर इक्वलिटी को किस तरीके से हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं और इक्वल नजरिए से हम देख सकते हैं। इस वीडियो में मैंने सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है। अब ये डिपेंड आप लोगों पे करता है कि यूसीसी आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। लिंक सारा डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग एक बार पढ़ के वेरीफाई जरूर कर लीजिएगा। और आपको क्या लगता है यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए या नहीं, आप लोग एक बार कमेंट में करके बताइए ताकि मुझे भी अंदाजा लग सके। थैंक यू सो मच।